जी, आज के इस फेसबुक लाइव में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का टॉपिक है कि आज जिस व्यवस्था में हम लोग जी रहे हैं, तो ये बात आती है कि भाई कहाँ से सुधार की शुरुआत की जाए, जिसमें दो मत आते हैं। एक मत आता है कि भाई व्यवस्था को सुधारो, तो आदमी अपने आप उसके हिसाब से ठीक हो जाता है, जैसा होना चाहिए, जैसा व्यवस्था करेगी वैसा वो हो जाएगा। और एक दूसरा मत है, लोग बोलते हैं कि भाई लोगों को सुधारो तो व्यवस्था अपने आप ठीक हो जाएगी। और कुछ एक लोगों का ऐसा भी मत रहता है कि भाई दोनों में ही सुधार करना पड़ेगा, कुछ व्यवस्था सुधारो कुछ आदमी सुधारो टाइप का। तो ये तीन प्रकार के लगभग मत हैं, दो मत हैं और एक मिश्रित मत है, मिक्स टाइप का है ना, इस प्रकार का। आज थोड़ा हम लोगों ने स्क्रीन को ऐसे कर दिया है हॉरिजॉन्टल, ये क्योंकि अब इसका जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो यूट्यूब पर भी है, तो अगर वर्टिकल में स्क्रीन को रखते हैं तो वहाँ पर बहुत छोटी आती है, ऐसे करते हैं तो वहाँ पूरे पर्दे पर आती है। और फेसबुक में दोनों ऑप्शन है, आप पूरा पर्दे पे भी ले सकते हैं और छोटा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से अब ये इस तरह वाली स्क्रीन में हम लोग किया करेंगे। तो आज का टॉपिक है कि आदमी सुधारें या व्यवस्था सुधारें, या क्या सुधारें, दोनों सुधारें। तो आज इसी बात पर चर्चा होगी और इसी बात को लेके हम लोग अगले आधा पौना एक घंटा इसी बात पर विचार विमर्श करेंगे और फिर किसी निर्णय पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि भाई क्या सही है, कहाँ से सुधार करें, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें अच्छे परिणाम चाहिए, है ना। जैसे आते हों वैसे लाने की कोशिश करें। तो अब जो लोग इसमें विचार विमर्श करते हैं, चिंतन मनन करते हैं कि भाई कहाँ गलती है, कहाँ पे सही करने की ज़रूरत है, क्या सही करें, कहाँ से शुरुआत करें सही करने की, या रैंडम करें, या कुछ यहाँ से करें कुछ कहीं और से करें, ये क्या करें कैसे करें। तो ये जवाबदेही, ये जिम्मेवारी भी उन्हीं लोगों की आती है जो ऐसा सोचते समझते हैं कि वो व्यवस्थात्मक संबंधी, मैनेजमेंट संबंधी इंटरेस्ट रखते हैं, ज्ञान रखते हैं, समझ रखते हैं और अपना योगदान उसमें देना चाहते हैं कि भाई ये सारी समस्याओं के समाधान हों, जितनी भी सामाजिक समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं के समाधान हों, और उन सभी समस्याओं के समाधान होकर हम सब लोग जितने भी यहाँ इस धरा पर, इस पृथ्वी पर जी रहे हैं, सब सुखी जीवन जिए। तो इतना तो जैसे सबको मालूम ही है ये बात कि भाई सबको सुखी जीवन चाहिए, इसमें तो किसी को दो राय है नहीं, किसी को दो मत इसमें नहीं है। जैसे इसमें दो तीन मत हैं कि भाई आदमी का सुधार करें कि व्यवस्था का सुधार करें कि दोनों का सुधार करें, जैसे इसमें दो तीन मत हैं। तो जब तक इसमें भी कोई एक मत पर हम नहीं पहुंचेंगे तो वहां से मामला शुरू नहीं होगा, तब तक मामला विचार विमर्श में ही रहेगा। जैसे संसद भवन में जब तक मामला विचार विमर्श में है तब तक वो लॉ नहीं बनता, तब तक उसके हिसाब से काम चालू नहीं होता। तो काम चालू हो उसके पहले क्या क्या काम करने पड़ते हैं, उसके पहले उसको लॉ बनाना पड़ता है। लॉ बनाने के पहले क्या करना पड़ता है कि उसके ऊपर चर्चा होती है ताकि बहुमत उस पक्ष में आ सके, क्योंकि लॉ तभी बनेगा। माने बहुमत जो है वो किसी एक मत में आ सके, ये जो तीन मत हैं इनमें से कोई एक मत का चुनाव हो, ताकि फिर उस मत के हिसाब से आगे कार्रवाई हो। जब तक इस बारे में एक मत नहीं होगा, जो बहुमत है वो किसी एक पक्ष में बहुमत नहीं आएगा, तो उस बारे में आगे मामला चलेगा नहीं, यहीं अटका रहेगा। जैसे संसद में वहीं अटका रहेगा, कई बार सालों साल अटका रहता है,
4-5 बार सरकारें बन जाती हैं और कोई चीज़ है कि वो अटकी रहती है, उस पर कभी बहुमत बन ही नहीं पाता, वो कभी लॉ नहीं बन पाती और वो कभी एक्ट नहीं बन पाता, उस पर फिर बाद में कोई काम नहीं होता, वो जीवन का हिस्सा नहीं बन पाता है। तो वैसे ये भी है, इसीलिए सारे विचार विमर्श होते हैं, इसीलिए संसद में, राज्यसभा में, विधानसभाओं में वहाँ विचार विमर्श होते हैं सभी पॉलिसीज पर, सभी नीतियों पर कि भाई क्या किया जाए। अभी चूंकि नेता कोई भी बन जाते हैं तो इसलिए उन सभी सुधारों के लिए समितियां बनाई जाती हैं एक्सपर्ट लोगों की, कि भाई उस विषय के जो एक्सपर्ट लोग हैं 5, 10, 20 लोग हैं, उनकी समिति बनाओ और वो इस पर कोई मसौदा तैयार करेंगी, जैसे एक स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट थी। अब नेताओं की ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि हमारे देश का संविधान में अनपढ़ गंवार कोई भी नेता बन सकते हैं, तो उनकी ऐसी स्थिति होती नहीं कि वो बेचारे कोई गहरे से किन्हीं पॉलिसीज पर विचार विमर्श कर सकें, उनको उतनी समझ होती नहीं है वहाँ पर। तो फिर इस प्रकार की जो एक्सपर्टीज लोग हैं उनसे बोला जाता है भाई सारा मसौदा आप बना के समझा दो क्या है, फिर हम लोग बस यहाँ हाँ ना करके पास होगा तो कर लेंगे, नहीं होगा तो रह जाएगा। तो इसलिए इसके एक्सपर्ट लोग जो हैं वो उस पर विचार विमर्श करके करते हैं। जैसे अभी आप ये कृषि कानूनों का देख रहे हैं कि 3 कानून सरकार में आनंद फानन में बना लिए और उनके लिए ना कोई विशेष चर्चा हुई, ना कोई जिनके लिए वो कानून बना रहे हैं उनके जो ग्रुप्स हैं उनसे कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो अब ये आप देख रहे हो पिछले पूरे 1.5 महीने से भी ज़्यादा से कोहराम मचा हुआ है और एक गतिरोध हो रखा है, सरकार भी उसमें बिजी हो रखी है, उसका भी समय नष्ट हो रहा है, पैसा नष्ट हो रहा है और जनता का भी पैसा और समय नष्ट हो रहा है, और सर्दियों में यहाँ पड़े हैं और दिल्ली में बहुत सारे लोगों को, रहने वालों को, आने जाने वालों को, उनको दिक्कत खड़ी हो रही है, वो अलग। तो ये सारी परेशानियां आती हैं अगर मामला सिस्टमेटिक ढंग से नहीं चलता है। अगर तो उसके लिए अब कोर्ट ने क्या किया कि अब समिति बनाई है। अरे भाई पहले ही समिति बना लेते, जो कि लोगों से भी बातचीत करती, कुछ रिसर्च करती कि इस प्रकार की चीज़ें लोगों को चाहिए नहीं चाहिए, ज़रूरत है नहीं है, सरकार को पूछते भाई आप क्यों बनाना चाह रहे हो, आपका क्या इसमें रिव्यू है, सबसे पूछते, जो भी उससे संबंधित लोग हैं उनसे पूछते, थोड़ा बहुत सर्वे करते। भाई लोकतंत्र है ना, तो बिना लोगों की सहमति के नहीं होना चाहिए ना। चाहे आप कितना भी अच्छा काम कर रहे हैं, आपके घर कोई मेहमान आ गया, आप उसके लिए चाय बोल रहे हैं, हाँ जी चाय ठंडा कुछ पूछ रहे हैं ना उसको, ऐसे तो कुछ भी ला के नहीं रख दे रहे ना कि ये लो भी जो हम ला के रख दे रहे हैं पियो, तुम्हारी इच्छा है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ऐसा तो करके नहीं है ना। मेहमान से भी पूछ कर ही दिया जाता है कि हाँ जी चाय लेंगे, ठंडा लेंगे, पानी लेंगे, खाना खाएंगे, क्या आखिर आप 10, 20, 25, 30 वहाँ पे ऑप्शन देते हो उनको, बहुत सारे ऑप्शन, या नहीं खाएंगे। और जैसा वो बोलता है वैसा आप उसके साथ आगे व्यवहार रखते हैं। वो बोलते हैं भाई नहीं मैं पेट भर के आया हूँ, मुझे इच्छा नहीं है, तो आप फिर पानी भी नहीं देते। ऐसा तो है नहीं ना जबरदस्ती बोलेंगे नहीं सर आप यहाँ आए हो तो पानी तो पी के जाओगे। तो अब सरकार कह रही है नहीं जी हम ये कानून तो वापस ही नहीं लेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, आपको इनमें से चुनना तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत को कोई अमेंडमेंट कर लीजिए आप, लेकिन कानून तो बनेंगे। जैसे वही है कि मैं हमारा ना जी पानी तो आपको पीना पड़ेगा, एक आध घूंट कम पी लो, बस इतना ही है। वो कह रहे अरे नहीं भाई मैं पी का आया हूँ, मुझे जरूरत नहीं है बिल्कुल इसकी। अरे जरूरत का मतलब ही नहीं, आप थोड़ी जानते हो कि आपको क्या जरूरत है क्या जरूरत नहीं है, तो मेजबान जानता है, मेहमान थोड़ी जानता है कि उसको पानी की जरूरत है कि नहीं, मेजबान जानता है। मेजबान कह रहा है पानी पियो मतलब पियो। तो बहुमत माने जिन लोगों के लिए वो सब चीजें आप कर रहे हैं उनमें वो बहुमत है कि नहीं है, उस किसी मत में उन बहुमत का मत है कि नहीं, वो उसके लिए राजी हैं कि नहीं, तो फिर आगे बात बढ़ती है। तो डेमोक्रेसी में यही तरीका है, वहां जिद नहीं चलती किसी की भी। वहां क्या होता है कि जनता सर्वोपरि होती है और बहुमत जिस पक्ष में रहता है, जिस मत को बहुमत मिल जाता है वो स्वीकार हो जाता है, वो मान्य हो जाता है। अब वो कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, बुरा होगा तो उसके जो परिणाम आएंगे फिर यही बहुमत चेंज करेगा अपने आप। लेकिन अभी उनको लग रहा है कि उनके लिए ये ठीक है तो वही होगा।
तो बहुमत में जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता का निर्णय ही सर्वोपरि है, सही हो गलत हो जो मर्जी हो। ठीक है, ये एक नियम है लोकतंत्र का। यानी लोग उस लोकतंत्र में जो होते हैं, जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, वो अपना बस मत रख सकते हैं, वो कोई आरोपित नहीं कर सकते जनता के ऊपर, क्योंकि हम लोग ज्ञानी हैं, हम जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है। वो ठीक है, आप लोग जानते हो तो अपना मत, अपना एक्सप्लेनेशन अपना रख दो आप जनता के सामने, उसको भी अवेयर होने दो, उसको समझने दो कि क्या है। आप उसको एक स्टेप बाय स्टेप सिलसिलेवार ढंग से समझाइए। अगर उसकी समझ में आ जाता है और वो बोलती है हाँ हाँ ठीक है हमारे लिए, तो वो हो जाएगा। अगर फिर भी बोलती है कि नहीं चाहिए भाई, जैसा आप किसी बच्चे को बोलो बेटा दूध पीना 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम बहुत बढ़िया रहता है शरीर के लिए, और सब सारे फायदे आपने बता दिए, और आपने उसको दूध दिया, वो बोला लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इसमें रुचि नहीं आती, मुझे उल्टी होती है। भाई हो सकता है वो दूध उसको सूट नहीं करता, नहीं है उसकी इच्छा, ठीक है, दूध में कोई बुराई नहीं है, लोग पीते ही हैं बहुत सारे, लेकिन फिर भी चूंकि दूध अच्छी चीज है इसलिए तो आप उसके मुंह में नहीं डाल दोगे ना जबरदस्ती, उचित नहीं होता ना। वैसी जनता है, उसके लिए कोई चीज ठीक भी है, लेकिन अगर वो नहीं चाह रही है तो आप उसको जबरदस्ती उन चीजों को नहीं देना चाहिए कि ठीक है भाई ये रखी है खोज के, ये रख दी है, आपको कभी जब ठीक लगे तो अपना बना लेना इस नियम को, एक्ट को, नहीं तो अपना तब तक रखा है। जैसे स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट रखी थी ना कब से, ऐसा तो है नहीं कि जब स्वामीनाथन आयोग ने रिपोर्ट बना दी तो वो उसके ही 1 महीने बाद लागू हो गई, ऐसा तो नहीं है ना। जबकि जनता चाह भी रही थी कि वो हो, तो जनता चाह रही थी फिर भी नहीं कर रहे थे, और यहाँ जनता नहीं चाह रही है और जबरदस्ती जबरदस्ती अड़े पड़े हो, फायदे बता रहे हो। ठीक है, आपने जो फायदे बता दिए उन्होंने सुन लिए, पर वो नहीं है राजी उन फायदों के लिए, वो कह रहे हैं हमें वो नहीं, ये वाला फायदा चाहिए, हमें एमएसपी वाला कानून बना दो, ये वाला फायदा दो, बना दो, आपके घर से क्या जाता है। हाँ, आपको कोई दिक्कत है तो वो दिक्कत यहां रखो, पैसा नहीं है क्या नहीं है वो सब रखो, तो फिर बात आगे बढ़े कम से कम। आप इस बारे में अड़े हैं कि नहीं जी ये ठीक है, ये हमने आपको फायदा बता दिया ना, हाँ, और अब हम कह रहे हैं कि ये नियम बनेगा मतलब बनेगा। फिर कह रहे हैं दूसरे किसान तो राजी हैं, ये 2-3 स्टेट के ही किसान आ रहे हैं, दूसरे किसान तो राजी हैं। अरे तो भाई फिर आप रेफरेंडम करवाओ फिर, ऐसे आपके बोलने से सारे किसान राजी थोड़ी हो जाएंगे। मतलब जब तक सारे किसान दिल्ली के बॉर्डर पे आके आपकी नाक में दम ना कर दें तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि ये उनको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आप रेफरेंडम करा लो ना फिर। अगर ये 2-4 लाख जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पड़े हैं, अगर ये आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये तो सारे किसान नहीं हैं, तो फिर आप रेफरेंडम करा लो पूरे देश में। वो भी तो नहीं करा रहे आप। तो कहने का मतलब एक मत होना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। अगर आप एक मत नहीं होते हैं तो आगे आप नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आदमी को सुधारें या कि सिस्टम को सुधारें, आखिर कहां से शुरुआत करें, किस मत पर आगे बढ़ें। तो इस पर ही मैं आज का ये जो चर्चा है वो मैं रख रहा हूँ। इसकी मैंने पृष्ठभूमि आपको बनाई कि किसी भी एक मत पर जाना लोकतंत्र में क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक एक मत प्रभावी नहीं होता बहुमत के रूप में, तब तक उस पर बात आगे बढ़ती नहीं है, वहां पे रुकी रह जाती है। और कोई रिफॉर्म होने होते हैं तो वो हो नहीं पाते जब तक मामला एक मत नहीं हो जाए। तो अब एक एक करके चलते हैं। पहले इस मत को लेते हैं कि भाई आदमी को सुधारना है, जो कि सदियों से लोग लगे हुए हैं। जितने भी धर्मा अनुयायी हैं या धर्म धुरंधर हैं, वो सब, उनका तो काम ही ये है कि लोगों में परेशानी है, तुम्हारा अंतःकरण खराब है, तुम मानसिक रूप से बीमार हो, मानसिक रूप से विकलांग हो, मूर्ख हो, तुम्हें समझ नहीं आती है, तुम अज्ञानी हो, तुम ज्ञानी नहीं हो, सारी परेशानियां तुम्हारे अंदर हैं, सारा लोभ पाप कर्म ये सब तुम्हारे अंदर है, तुमको ही सुधरना है। और सुधरने के तरीके उन्होंने बता रखे हैं कि मंत्र जपो, ध्यान करो, देवी देवताओं की पूजा पाठ करो, नमाज पढ़ो, प्रार्थना करो, जीसस जीसस बोलो, जय श्री राम बोलो, श्री राम जी की जय बोलो, श्री कृष्ण जी की जय बोलो,
भीमराव अंबेडकर जी की जी जय बोलो, नेहरू की जय बोलो। इससे जो है तुम्हारे पाप धुलेंगे, इससे तुम ज्ञानी बनोगे, इससे तुम्हारा जो अंदर का है वो शुद्ध होगा, शुद्धिकरण होगा तुम्हारा, तो तुम फिर ठीक बन जाओगे और फिर तुम्हें समस्या नहीं दिखेगी। फिर तो तुम्हारे घर में चोरी हो रही होगी तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि ये चोरी हो रही है, फिर लगेगा कोई बढ़िया काम हो रहा है। फिर तुम्हारे घर में कोई बलात्कार कोई कर रहा होगा तो तुम्हें बलात्कार नहीं दिखेगा, फिर तुम्हें लगेगा कि बढ़िया काम हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो कहते हैं कि सब तुम्हारे अंदर परेशानी है, तुम ही में प्रॉब्लम है, तुम ही ठीक हो जाओ। तो अब देखें कि होता क्या है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो जो कुछ भी करते हैं उनके उसके पीछे क्या उनकी मानसिकता रहती है जी। और सुकांत प्रधान जी पूछ रहे हैं, उनका सवाल भी है कि क्या व्यक्तिगत सुधार का कोई गुंजाइश है या फिर व्यवस्था के सुधरते ही आदमी में सुधार शुरू हो जाएगा जी। तो उसी पर कर रहे हैं अभी विचार विमर्श कि क्या आदमी को हम सुधारें। जब आदमी को सुधारने की बात होती है तो सबसे पहले सवाल आता है कि इसकी परिभाषा क्या है, कौन सुधारेगा आदमी को। ये पहला ही सवाल का जवाब नहीं आता इसमें कभी भी। लोग बोलेंगे कि नहीं ये पंडित लोग हैं, पुजारी लोग हैं, धर्मात्मा लोग हैं, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर साधु संत ये लोग हैं, ये सुधारेंगे भाई। लेकिन वो सुधरे हुए हैं इस बात की क्या गारंटी है। आप देखे रहे हो उनमें से कितने सारे जेल में पड़े हैं। इसकी तो शुरुआत ही कहां से होगी। आप जिसको भी बोलोगे कि तू पापी है, तू कुकर्मी है, तेरे अंदर सारे जो है पाप कर्म छिपे हुए हैं, तो वो बोलेगा कैसी बात कर रहे हो और तुम्हारी बात कैसे मान ली जाए, इसका सर्टिफिकेट कौन देगा। मान लिया एक गांव में सारे लोग सभा इकट्ठी हुई, हर घर से एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, जो भी जिस घर में जैसे जैसे अपने आप को समझते थे वो सभा में इकट्ठे हुए और इस बात के लिए सभा हुई कि भाई आदमी सुधारें, कि व्यवस्था सुधारें। और किसी ने ये प्रस्ताव दिया कि भाई आदमी में सुधार करो, आदमी सुधरेगा। तो उनने ऐसा लॉजिक बताया कि देखो आदमी सुधरेगा, 135 करोड़ आदमी है भारत में, एक एक आदमी सुधर जाएगा तो फिर सब ठीक हो जाएगा। यही मूल खराबी है। तो सबको लगा हाँ बात तो भाई ठीक जैसी बोल रहा है। अच्छा, तो बोला चलो फिर इसी से ठीक करते हैं। तो उसको पूछा गया भाई पहले सब में पूछा गया भाई आप में क्या खराबी है। तो जिस आदमी को पूछो वही बोल दे जी कोई खराबी नहीं है, मैं तो बढ़िया आदमी हूँ। दूसरे को पूछा मैं तो बढ़िया आदमी हूँ, तीसरे को पूछा मैं तो बढ़िया आदमी हूँ, चौथे को पूछा मैं तो बढ़िया आदमी हूँ। भाई बोले तो मतलब वहां जो सभा में 200-250 आदमी थे, सबने जब सबसे एक एक करके पूछा तो सबने बोल दिया हम तो बढ़िया आदमी हैं। तो पूछा कि सारे तो बढ़िया आदमी है तो फिर सुधार किसमें करें। तो सबने एक दूसरे की तरफ उंगली उठा दी कि इसमें करना है। इधर वाले ने और दोनों हाथ से ऐसे करके क्या जी ये इन सब में सुधार करना है, मतलब खुद को छोड़ के। और ऐसा ही सब बोल रहे थे कि मुझे छोड़ के बाकी सब में सुधार करना है। अच्छा, फिर एक एक आदमी को पूछा गया अच्छा भी तुम अपने आप को छोड़ के सब में सुधार करने की बात कर रहे हो, मतलब जैसे सब में क्या सुधार करना है। क्योंकि वो सब लोग समझना चाह रहे थे इस बात को कि आखिर देखे तो आदमी बोलता क्या है। कि जब सबसे एक एक करके पूछा गया, रेफरेंडम लिया, तो सबने अपने आप को साफ सुथरा बता दिया, कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, सब ठीक ही है। फिर उनको पूछा तो अच्छा अभी तो आप सब लोग इस बात के लिए सहमत हो गए थे कि आदमी में सुधार से शुरू करना है। तो जब सब ठीक ही है तो फिर आदमी में सुधार कैसे करना है।
तो उनको उनको पूछा गया कि अच्छा आप में तो कोई सुधार करने की बात है नहीं है, तो सुधार करना किसमें? बोले ये जितने भी बाकी सब बैठे हैं। तो अच्छा, फिर एक आदमी को वहां बोला, अब चूंकि ये सब ने ही किया था, कोई एक आदमी छोड़ के नहीं किया होगा, कोई जैसे कंफ्यूज हो गया होगा कि भाई ये क्या मैटर हो रहा है। तो जिन्होंने बोला था कि मुझे छोड़ के बाकी सब में सुधार करना चाहिए, तो उनको बुलाया गया वहां पे, मतलब मंच पे जो पंचायत बैठी थी। मैं बोला भाई चलो एक एक करके इस बात को भी सबसे ही पूछ लेते हैं कि चलो तुम तो ठीक हो, दूसरों में क्या सुधार करना है ये बता दीजिए। तो बुलाया, बोले दूसरे, हाँ जी, आप जैसे जो सभा में बैठे हैं उनमें से कोई भी एक आदमी को चुन लीजिए और उसमें बताइए कि उसमें क्या सुधार करना है। बोले सभा में क्या है, पहले तो तुम ही सरपंच में, तुम्हारे अंदर ही सुधार होना चाहिए। तो बोले अच्छा तो क्या सुधार होना चाहिए? जैसे बोले कि तुम पक्षपात करते हो। बोले हम पक्षपात करते हैं, मतलब जैसे किसका पक्षपात करते हैं? बोले जब कोई दो लोग आते हैं अपना डिसीजन मेकिंग करवाने, तो तुम एक के पक्ष में डिसीजन मेकिंग कर देते हो। और बोले मैं एक बार आया था और आपने दूसरे के पक्ष में निर्णय दिया था आप लोगों ने। तो अच्छा, बोले तो बोले तो इसमें क्या सुधार कर दें? बोले इसमें सुधार ये कर दें कि मेरे पक्ष में निर्णय होना चाहिए था। बोले आपके पक्ष में निर्णय होता तो फिर ये वाली बात तो वो भी बोल रहा होता कि भाई मेरे पक्ष में निर्णय क्यों नहीं दिया, तो हम लोग तो फिर भी उसके बुरे बन जाते। तो अब ये कैसे तय हो कि हमने किसके पक्ष में निर्णय कर दिया तो उससे अच्छे हो गए कि बुरे हो गए, ये कैसे तय हो? कुल मिला के हर आदमी से वहां बुला बुला के पूछा और यही समस्या आई। हर आदमी ने किसी ना किसी पर उंगली उठा दी और उसको बता दिया कि क्योंकि मुझे नुकसान दिया था इस आदमी ने, मुझे नुकसान हुआ था इस आदमी की वजह से, इसलिए ये आदमी में गलती है और ये नहीं होना चाहिए। हर आदमी का यही मापदंड था, क्योंकि इसने मुझे नुकसान दिया है या इसने मेरे किसी जानकार को कोई नुकसान दिया है, कोई नुकसान किया है, या गाली बकी है, या अभद्र व्यवहार किया है, माने उनके मान सम्मान में कमी करी है, या उनका कोई जोर जबरदस्ती करके कोई चीज उठा के ले गया, या उनके साथ 420 कर दी, या जो भी कुछ है ऐसा किया। बोले ये इन लोगों के अंदर कमी है और ये कमी ठीक की जाए। और सारे लोग वहां पे ऐसे ही कर रहे थे, जिसको भी वहां बुला रहे थे वो उन्हीं लोगों में कमी निकाल दे रहे थे, और जो उनको बुला रहे थे तो वो दूसरे में कमी निकाल दे रहे थे। मतलब एक भी ऐसा आदमी वहां नहीं बच रहा था जिसमें कमी नहीं थी। जब अलग अलग पूछा गया दूसरों के बारे में, जब उनके अपने बारे में पूछा गया तो कोई कमी नहीं थी, सब कुछ ठीक था। तो क्वेश्चन फिर वहीं आ गया कि भाई अब ये शुरुआत कैसे हो, क्योंकि कोई भी आदमी तो ऐसा स्वीकार नहीं कर रहा कि उसमें कोई कमी है, क्योंकि बाहर से तो इस चीज को ठीक किया नहीं जा सकता। मतलब मैं अगर जबरदस्ती करके बोलूं कि आप में ये कमी है और आप इसको ठीक करो, ऐसे तो आप ठीक करोगे नहीं। तो आप ही को लगे कि आप में कोई कमी है और वो ठीक करनी चाहिए, तो ही कोई संभावना है। और जब सबसे पूछा गया व्यक्तिगत रूप से अपने अपने बारे में, तो सब कह रहे हैं कि सब ठीक है जी, हमने तो कभी कुछ किया नहीं है। अच्छा, जब किसी ने पूछा कि अच्छा आप वहाँ उनको उस समय आप उनके साथ 420 कर रहे थे, वो गलत नहीं था क्या? तो उनने अपने आप को जस्टिफाई किया, बोला मैंने इसलिए 420 की क्योंकि उनने उसके पहले मेरे साथ 420 कर रखी थी। फिर बोला जी, फिर उससे पूछा हाँ जी आपने क्यों 420 की थी? अजी इसके पिताजी ने हमारे पिताजी के साथ 420 कर रखी थी। मतलब कोई पुरानी खानदानी 420 एक दूसरे को लूटते झपटते चले आए थे। तो जी जब इसने करी तो हम तो करेंगे, हाँ हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे? अब किस बात का सुधार किया जाए और कौन सुधार करेगा? क्योंकि आप में कमी मैं देख रहा हूं, आप नहीं देख रहे हो अपने अंदर कमी। मुझ में कमी आप देख रहे हो, मैं नहीं देख पा रहा हूं, तो सुधार कैसे होगा? तो कुल मिला के ये वाला पॉइंट तो शुरू ही नहीं हो सकता, इसकी तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है।
और अगर थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि कोई 1000 10,000 में कोई एक आदमी बोल दे, हाँ जी मेरे अंदर थोड़ी सी कमी है, मैं इसको दूर करूंगा, तो इससे तो समाज चलता नहीं। एक आध आदमी से, 10,000 में एक आदमी से थोड़ी कोई समाज चलता है। वो अपने अंदर कोई अंतर भी कर ले तो ये तो सामूहिक वाली बात है ना, ये तो कोई व्यक्तिगत वाली बात है नहीं, ये तो सामूहिक वाली बात है। मतलब अगर सभी करें तभी कुछ इससे बात बने। तो ये वाली बात तो स्टार्ट ही नहीं होती। अगर इसको मान भी लिया जाए तब भी इसमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ही नहीं है, इसमें कोई प्रारंभ हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर इसमें कोई प्रारंभ होता तो ये तो आपने खुद ही कर लिया होता ना। भाई आपके बारे में आपसे ज्यादा और कौन जान सकता है कि आप सच्चे हो कि झूठे हो। आपने सच बोला तो क्यों बोला, आपने झूठ बोला तो क्यों बोला, आपने 420 करी तो क्यों करी, आपने बलात्कार किया तो क्यों किया, आपने हत्या करी तो क्यों करी। ये आपसे बेहतर कोई जान सकता है क्या? अगर आपने जो भी कुछ किया है अपने जीवन में वो आपने क्यों किया, आप उसको अपने अंदर कैसे जस्टिफाई कर रहे हो, ये आपसे बेहतर कोई जान सकता है क्या? दूसरा कोई जान सकता है क्या आपसे बेहतर? नहीं जान सकता। आप ही सबसे बेहतर जान सकते हो अपने बारे में। तो अगर आपने अपने अंदर कोई सुधार करने की बात होती तो वो तो आप खुद ही कर चुके होते ना। ये बात उठती ही क्यों? क्योंकि इसमें दूसरे के करने की कोई बात है नहीं। दूसरा तो आप पे जबरदस्ती नियंत्रण भर करेगा, जैसे प्रशासन करता है। उसने एक नियम बना दिए कि ये नियम अच्छे हैं और ये नियम बुरे हैं, ये आप बुरे करेंगे तो आपको उठा के हम जबरदस्ती जेल में डाल देंगे, आप पे केस चलाएंगे, आप मानना नहीं मानना, 4 पुलिस वाले आएंगे, आपको जबरदस्ती उठा के ले जाएंगे और जेल में ठूंस देंगे, ताला लगा देंगे और एक 4 दीवारी में कैद कर देंगे। आपको वहां के नियमों के हिसाब से रहना पड़ेगा, नहीं तो डंडा बजेगा। आपकी जो जेल है उसका टाइम पीरियड और बढ़ता चला जाएगा। तो वहां ताकत से आप उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। वो अपनी इच्छा से तो जेल में जाके बंद नहीं हो जा रहे। ये लो महानुभाव, मैंने गलती की, लो जी मुझे जेल में आप बंद कर दीजिए और मैं यहाँ रहूंगा 10 साल। तो अगर आदमी में सुधार की बात होती तो वो खुद ही कर लेता। और जहां कहीं किसी को थोड़ा बहुत लगता है, आदमी हर दिन अपने अंदर सुधार करता ही है। जो कुछ उसको समझ में आता है कि कल मुझसे ये गलती हो गई थी, अगर उसको समझ में आता है तो वो अगले दिन खुद ही कर लेता है। और इन चीज़ों के लिए तो वो जाता रहता है कहीं ना कहीं विचार विमर्श करने, और कहीं विचार विमर्श करके उसको समझ में आता है हाँ यार ये गलती हुई थी, अब नहीं करेंगे आगे। लेकिन इससे तो सामाजिक जो समस्याएं पैदा हो रखी उन पे तो कोई अंतर पड़ता नहीं, वो तो एज इट इज हो रखे हैं। वो तो बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण हो रहे हैं, गरीबी बहुत बड़ी मात्रा में है, अपराध सारे बहुत बड़ी मात्रा में हैं, फिरौती हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, ये सब तो हो रहा है, ये तो नहीं रुक रहे। आप व्यक्ति को जेल में डाल रहे हो, 1-2 साल जेल में रह के आ रहा है, वो फिर अपराध कर रहा है। ऐसा नहीं कि जेल में जाके भी सुधर गया हो, ऐसा भी कोई सुधार नहीं हो रहा है। और जेल में तो वो अपराध हैं जो जिनका रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्टर्ड होते हैं जो। इसके अलावा तो कितनी सारी दुख तकलीफ हैं जिनके लिए हम पुलिस में जाते ही नहीं है। या तो डर के मारे नहीं जाते, या तो सोचते हैं चलो छोड़ो, क्या हर चीज को पुलिस में लेके जाना, सहन करते रहते हैं। अगर वो सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें भी रजिस्टर्ड की जाएं तो मेरे ख्याल है पूरी धरती के कागज भर जाएंगे सबकी शिकायतों से। इतने लोग परेशान हैं उन सब चीजों से। तो ये वाली चीज तो कहीं दिखाई नहीं दे रही कि भाई आदमी सुधार सकते हैं। क्योंकि आदमी में सुधार का होने का एक ही तरीका है, और वो है कि आदमी को खुद ही लगता हो कि भाई उसमें कोई ये कमी है। जैसे आदमी को लगता है कि भाई उसको साइकिल चलाने नहीं आती और अब उससे दूर दूर जाना पड़ता है, और वहाँ कोई सरकारी ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, और साइकिल सबसे सस्ता माध्यम है, वो गरीब आदमी है, और पैदल जाने से 2-3 इसको एक 1.5-2 घंटे खराब होते हैं। तो साइकिल चलो कहीं से सेकंड हैंड खरीद लिया, तो अब साइकिल सीख लेता है, अपने अंदर ही सुधार कर लेता है कि साइकिल चलानी नहीं आती, अब साइकिल चलाने वाला वो बन गया। एक सुधार कर लिया उसने अपने अंदर, एक चीज सीख गया। वो जो एक कमी थी उसके अंदर वो उसने दूर कर ली। पहले साइकिल चलानी नहीं आती थी, अभी साइकिल चलानी आ गई है, तो अब वो वहाँ 15 मिनट में 20 मिनट में साइकिल से चला जाता है, आ जाता है, उसको लाभ हो गया।
उसके परिवार वालों को भी लाभ हो गया, उसका जो समय बचा वो उसके बच्चों को उसका समय मिल जाता है, उसकी पत्नी को उसके साथ समय बिताने का मिल जाता है, वो भी अपनी और दूसरी समस्याओं पे ध्यान दे पाता है, जो पहले उसका सड़क में आने जाने में ही खर्च हो जाता था। तो चूंकि ये वाली बात काम नहीं करती कि भाई आदमी को सुधारना, क्योंकि आदमी अपने आप को खुद ही सुधार सकता है, दूसरे को सुधार नहीं सकता। अगर दूसरे के हाथ में आपने अधिकार दे दिया, जैसे मेरे हाथ में अधिकार दे दिया कि मैं अपने आसपास सभी को सुधारूं, और उनको अधिकार दे दिया कि वो अपने आसपास सभी को सुधारें, तब तो जूत पे अत्रम हो जाएगा। क्योंकि अब जब हम एक दूसरे को सुधारने चलेंगे तो इस पे केस तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये तो अधिकार ही दे रहे हो आप। तो मतलब माने कोई तरीका ही नहीं है, आदमी को सुधारने का कोई तरीका नहीं है। अगर उसमें खराबी हो तो भी कोई तरीका नहीं है। तो ये वाला जो मत है ये तो शुरू होने से पहले ही गिर जाता है। या आप जितने भी सुन रहे हैं और बाद में इस रिकॉर्डिंग को जितने भी सुनेंगे, आप बताइएगा आपके पास कोई ऐसा तरीका है जो काम करता हो। आप बोलेंगे कि नहीं सुधार कार्यक्रम चलाए जाएं, कौन चलाएगा? जो चलाएगा उसको कौन सर्टिफिकेट देगा कि वो सुधरा हुआ आदमी है जो चला रहा है? राम रहीम को कौन सर्टिफिकेट देगा कि राम रहीम सुधरा हुआ आदमी है, आसाराम सुधरा हुआ आदमी है, और नित्यानंद सुधरा हुआ आदमी है, वो जो है दूसरे लोगों को सुधारेंगे? उनको सर्टिफिकेट कौन देगा? बोले सरकार देगी। और सरकार को सर्टिफिकेट कौन देगा कि सरकार सुधरी हुई है? इस शुरुआत कहां से होगी ये सुधार कार्यक्रम की? अल्टीमेट अथॉरिटी किसको बनाओगे जो ये डिसाइड करेगी कि लोगों में क्या गड़बड़ी और क्या सुधार करना है? कौन? शंकराचार्य को बनाओगे या दलाई लामा को बनाओगे या पोप को बनाओगे या मौलवी मुल्ला को बनाओगे? किसको बनाओगे? मतलब इस वाले मत की तो शुरुआत ही नहीं हो रही। अगर मान भी लिया जाए कि आदमी में समस्या होती है, तब भी इसका आप कहीं से शुरुआत ही नहीं कर सकते। इसका स्टार्टिंग बिंदु ही नहीं है कहीं पर भी। अब इसका दूसरा एंगल भी लेते हैं, जो एंगल मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदमी आखिर करता क्या है। वो कुछ भी जो करता है, जिसको आप अभी अपराध बोलते हो या गलत तरीका बोलते हो और सही तरीका बोलते हो, माने कानून के हिसाब से वो करता है, वो ये दोनों ही बातें करता किस लिए है? भाई अपने किसी सुख के लिए करता है। अपनी हानि के लिए तो कोई कुछ करता नहीं, इतना पागल तो कोई है नहीं। कोई भी आदमी दुनिया में ऐसा पागल तो है नहीं कि अपना ही नुकसान करने के लिए कुछ करेगा। अपना या अपनों का नुकसान करने के लिए कुछ करेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो उसकी मानसिकता क्या रहती है, उसकी चाहत क्या रहती है? मोटा मोटा हर आदमी पैसे कमाने के लिए करता है, या कोई ऐसा सुख जो पैसे से तो नहीं मिलता, सीधा कुछ करके मिलता है, तो वो काम वो करता है। अगर वो सब उसको कानूनन रूप से करने की स्थिति नहीं बनती है, तो वो कानून के बाहर जाके उन सब चीजों को करता है। माने पैसा कमाने के दूसरे तरीके खोजता है। अगर उसको सही तरीका, माने रोजगार वाला तरीका से पर्याप्त पैसे की इनकम नहीं हो पाती है, तो वो दूसरे कोई तरीके खोजता है, जो सीधी सी बात है, झूठ, 420, कपट, इसी प्रकार के होंगे। कोई सही तरीका तो होगा नहीं, क्योंकि सही तरीका होता हो तो कानून नहीं हो गया होता। वो तो कानून में, संविधान में सम्मिलित कर लिया होता ना कि भाई ये भी तरीका है पैसे कमाने का, और इस पर कोई केस नहीं होगा।
आप देख रहे हो कि व्यवस्था सबको रोजगार नहीं दे पा रही है। कितने से लोगों को रोजगार दे पा रही है? 4% तो सरकारी जॉब है टोटल। ये तो टोटल जॉब के हैं, जितने अभी जॉब हैं उसका 4%। मतलब जितने लोग अभी जॉब पर माने जाते हैं उसमें से 4% तो सरकार दे रही है जॉब, और बाकी 96% प्राइवेट जॉब है। अब अगर इसमें ये समोसा और चटनी और ये सबका भी आप जॉब लगाओ तो ये सारे जॉब मिला के हैं। इससे ज्यादा लोग बेरोजगार हैं। तो अगर उन बेरोजगारों को भी आप लगाएं, गिनती में डालें, तो 2% लगभग सरकारी जॉब है। अगर 50% लोगों को मान लो कि उनको कोई ठीक ठाक जॉब है, वैसे तो इतनों को है नहीं है, मुश्किल से 10-15% हैं जिनके पास में ऐसा जॉब है कि जिनको पर्याप्त जितना पैसा चाहिए उतना मिल जा रहा है। 80 से 85% या 90% ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब ऐसी है कि या तो उनको उनकी जितना उनको पैसा चाहिए उससे कम मिल रहा है, या बहुत कम मिल रहा है, या फिर जॉब ही नहीं है उनके पास। तो अगर सबको जॉब देने की बात आ जाए, वो भी उतना कि जितने में सब लोग अच्छे से जी सकें, तो उतने में से तो मेरे ख्याल है 0.5% भी सरकारी जॉब नहीं बैठेंगे। तो 0.5% तो सरकारी जॉब है, फिर बाकी 15-20% प्राइवेट जॉब हो गए, जिसमें लोग इतना कमा ले रहे हैं कि वो थोड़ा ठीक ठाक जी ले रहे हैं। 80% लोगों का क्या हो? तो सीधी सी बात है, वो 80% लोग अगर उनको भी जीने की तमन्ना है, उनके भी ख्वाब हैं, उनके भी बाल बच्चे हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके सब घर परिवार अच्छे से जिए, तो वो दूसरे तिकड़म उनको जहां पे चांस मिलता है, जहां पे उन्हें कहीं कोई आशा नजर आती, तो वो ट्राई मारते हैं। और कुछ उनमें से 2-4% लोग सफल भी हो जाते हैं अपनी ट्राई में। उन्हीं में से कुछ लोग पकड़े जाते हैं जो जेल में चले जाते हैं, जो नहीं पकड़े जाते वो दोबारा ट्राई मारते रहते हैं, और दुनिया में अपराध बने रहते हैं। फिर इन्हीं सब चीजों को देख के जो अमीर लोग भी हैं वो भी सोचते हैं कि अच्छा ये भी आसान सा तरीका है, तो उनके साथ वो भी कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं, बोलते हैं चलो इससे भी खूब पैसा कमाओ, और वो उसको ऑर्गेनाइज करने लग जाते हैं। वो ऑर्गेनाइजर बन जाते हैं, प्रोड्यूसर बन जाते हैं। इसमें जो इन्वेस्ट मनी होगी शुरू में, जैसे मान लिया ड्रग्स का काम करना है, तो ड्रग्स के काम में शुरुआत में इन्वेस्टमेंट होती है ना करोड़ों रुपए की, तो वो तो कोई गरीब आदमी कर नहीं सकता। गरीब आदमी तो उसमें आपका सामान यहाँ से वहां पहुंचा सकता है बस, लेकिन वो जो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट हो वो कौन करेगा? वो तो कोई अमीर आदमी करेगा। तो उसका प्रोड्यूसर वो बन जाता है, और बाकी नीचे कम से कम भी हजारों लोगों को उसमें इलीगल जॉब मिल जाता है। कोई उस ड्रग्स को बनाएगा, कोई वहां से यहाँ डालेगा, कुछ डालेगा, बीच में सरकारी लोग भी उसमें मिल जाएंगे, क्योंकि उनकी मिली भगत से तो के बिना तो वो फैलेगा नहीं इधर से उधर। और इस तरह से सारे अपराध अंजाम होते हैं, सारे अपराध बने रहते हैं। तो लोग किस लिए कर रहे हैं ये? वो इसलिए कर रहे हैं कि वो इतना पैसा सब कमा सकें जिससे कि वो अपने परिवार को अच्छे से चला सकें, अच्छे से जी सकें। वो भी तो अच्छा ही जीवन जीना चाह रहे हैं। जैसे जिनकी सरकारी तनख्वाह है, या जो 10-15% हैं जिनकी अच्छी जॉब है प्राइवेट में, वो सारी जॉब और वो सब जो लीगल ढंग से काहे के लिए कर रहे हैं? वो इसीलिए तो कर रहे हैं कि वो खुद अच्छे से जीना चाहते हैं और उनके परिवार अच्छे से जिए। दोनों का तो यही उद्देश्य है ना। तो दोनों के उद्देश्य में तो कोई अंतर है नहीं, दोनों के उद्देश्य तो कोई खराब है नहीं, दोनों के उद्देश्य में तो कोई गंदगी है नहीं, कोई गलत बात है नहीं। तरीके में बस प्रॉब्लम है, और तरीके में भी इनका ये तरीका मजबूरी है, क्योंकि सरकार ने, माने व्यवस्था ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर रखी कि भाई सबको जॉब मिल जाए। भाई आप एक आदमी से 8 घंटे 10 घंटे, प्राइवेट में तो 10 घंटे 12 घंटे आप जॉब करा रहे हैं, सरकारी में 8 घंटे आप जॉब करा रहे हैं। क्यों करवा रहे हो आप उनसे 8 घंटे? आप 2-2 घंटे की जॉब कर दो ना, सबको तो बराबर दे दो कम से कम। अरे न्याय तो करो यार, संविधान में लिखा हुआ है तो कम से कम इतना तो करो। इतना भी नहीं कर रहे हैं। अरे 2-2 घंटे का जॉब दे दो सबको, कम से कम 4 गुना जॉब तो हो जाएगा जितना है आज।
और थोड़ी सैलरी का हिसाब किताब रखो, इतना बड़ा अंतर मत करके रखो। मिनिमम कम से कम 40-1 हजार की सैलरी रखो और मैक्सिमम 60-70 हजार की। इससे ज्यादा बड़ा अंतर तो ना रखो। तो ये किसकी प्रॉब्लम है? ये तो व्यवस्था की प्रॉब्लम है। आप व्यवस्था में लिख दोगे कि एक आदमी की जॉब 2 घंटे की 40 हजार की सैलरी है, आदमी तो कर लेगा। वो क्यों टेढ़े मेढ़े रास्ते से अपराध करने जाएगा वो उस पैसे को कमाने के लिए, और फिर जेल में जाओ और फिर डरो और फिर समाज का डर और फिर ये बेइज्जती, और काय के लिए करेगा आदमी? तो आदमी में क्या सुधारना है? कहीं भी जॉब निकलती है, चपरासी की भी जॉब निकलती है, तो वहां लाखों लोग जाते हैं ना अप्लाई करने। ऐसा तो है नहीं ना कि लोग काम नहीं करना चाहते या लीगल ढंग से पैसा नहीं कमाना चाहते, तो चाहते हैं, तभी तो वहां लाखों लोग पहुंच जाते हैं। आप एक 100 जॉब निकालो, 100 पोस्ट निकलती हैं और लाखों आदमी वहां पे MSc और PhD वाले लोग पहुंच जाते हैं जॉब पे अप्लाई करने के लिए। तो लोग तो चाहते हैं ना कि वो लीगल ढंग से पैसा कमाए, लेकिन जब नहीं है तरीका तो अब उनके पास क्या तरीका बचता है? भाई इलीगल ही बचता है। अब जब वो इलीगल करने लगते हैं तो आप बोलते हो ये देखो आदमी खराब है, ये देखो चोर डाकू लुटेरा झूठा फरेबी, इसमें सुधार करना है। और आप भी ये क्यों बोल रहे हो? ये कौन लोग बोल रहे हैं? ये वो लोग बोल रहे हैं जो लीगली पैसा कमाने में कामयाब हो जा रहे हैं या जिनको वो तरीका उपलब्ध हो रखा है। क्योंकि ये आदमी चोरी करेगा तो कहां करेगा? उसी के यहां जाके करेगा ना। उल्लू बनाएगा, 420 करेगा किसके यहां? फिरौती मांगेगा किससे? बच्चे का अपहरण करेगा, किसके बच्चे का अपहरण करेगा? उन्हीं का ना, जो लीगली ढंग से और पैसा इकट्ठा करने का जिनको तरीका दे रखा है सिस्टम ने, उन्हीं के यहां ना। वही बोलते हैं ऐसा कि ये देखो आदमी में खराबी है, ये देखो ये चोर आया, पकड़ो इसको, इसको सुधारो। मतलब वो इसी बात को तो सुधारना चाह रहा है ना कि ये चोरी ना करे। अगर कोई आदमी उसके यहाँ चोरी करने ना जाए, कोई आदमी उससे फिरौती मांगने ना जाए, अपहरण ना करे, कोई आदमी उनके साथ कोई भी बुरा व्यवहार ना करे, तब थोड़ी ना बोलेंगे वो कि आदमी में कोई सुधारने की जरूरत है, आदमी कोई खराब है, तब तो नहीं बोलेंगे। तो खराबी क्या आ रखी है? खराबी यही आ रखी है कि उनसे कोई छीन न पहुंच गया चीजों को उनकी इच्छा के बिना, बस इस बात को खराबी बोल रहे हैं। मतलब इस बात को कुल मिला के ऐसे समझ लो कि एक बच्चा है गरीब का, भूखा है, भूख लग रही है उसको, और उसके पास रोटी नहीं है, और वो एक दुकान से गुजरा और वहाँ ब्रेड का पैकेट उसने रखा पाया और झपट के, और पहले तो उसने मांगने की कोशिश करी होगी, मना कर दिया होगा, और फिर उसने झपट के, या उसको मांगना अच्छा नहीं लगता होगा तो वो उस पैकेट को झपट के लेके भाग गया। अब उसने पुलिस को फोन कर दिया कि पकड़ो पकड़ो उस बच्चे को, सुधारो, वो बच्चा गुंडा है, मवाली है, चोर है, खराब है, उसके अंतःकरण खराब है, उसकी वृत्तियां खराब हैं, जाओ इसको पकड़ो पकड़ो। और सिस्टम भी उसको पकड़ के और वहाँ गृह सुधार केंद्र में, सुधार गृह केंद्र में भेज देता है कि इसको सुधारो, इसको बताओ कि भूखे मर जाना, चोरी मत करना। ये वहाँ सुधार कार्यक्रम चलता है। उसको ये सिखाया जाता है। देखो उस आदमी ने करोड़ों अरबों रुपए कमाया है अपनी समझदारी से, अपने ज्ञान से। ये नहीं बता रहे कि वो उसने सारा का सारा 420 और खराब व्यवस्था के गलत कानूनों की वजह से उसके पास ये इतना पैसा इकट्ठा हो गया, वो नहीं बता रहे वो उसको, क्योंकि उनकी भी नौकरी है भाई, सरकार ने उनको नौकरी पर रखा हुआ है वहां, उसको उन्होंने बताया हुआ है कि कैसे समझाना है। तो आदमी में क्या सुधार करवा रहे हैं? ये आदमी में इन सुधारों की बात कर रहे हैं। नहीं तो क्या है आदमी में सुधारने जैसा? क्या है सुधारने जैसा? अब गरीब है तो अब गरीब को तो जब खाना नसीब नहीं है, घर नसीब नहीं है, तो लड़कियां कहां से नसीब होंगी? अब जहां मौका मिलता है 2-4-6 गरीब मिलके रेप कर डालते हैं। अभी फट से कोई बोलेगा नहीं नहीं अमीर भी तो कहीं रेप करते हैं, राम रहीम को देखो।
हाँ, तो उनके भी दिमाग खराब हो जाते हैं कई बार ऐसी चीजों से। लेकिन बहुतायत में जितने रेप होते हैं वो कौन करते हैं? बहुतायत में वो सारे उनको करते हैं जिनको अवेलेबल नहीं है। जिनको अवेलेबल है वो तो कभी कभार की बात होगी कि जिनके कोई मानसिक बीमारी हो गई है, कुछ हो गया है, और उनकी भी तह में जाएंगे तो आपको पता चलेगा यही गड़बड़ व्यवस्था ही उसकी भी जिम्मेवार है। पर उसके लिए तो अलग से 1 घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा। फिर वो सारी चीजें आपको साइकोलॉजिस्ट बताते ही रहते हैं कि जितनी भी प्रकार की मानसिक रोग होते हैं उन लगभग सभी का जो बैक में है वो आदमी का जीवन दबाव में रहता है, प्रेशर में रहता है, उस वजह से वो सारी प्रॉब्लम खड़ी होती है, चिंताओं की वजह से, तनाव की वजह से। तो आदमी में क्या है सुधारने जैसे क्या सुधारोगे आदमी में? आप बोलोगे भाई वो झूठ बोलता है। हाँ, तो झूठ तो वो अपना कुछ फायदा करने के लिए बोलता है ना, जो फायदा उसको सच बोल के नहीं मिल रहा है। ऐसा थोड़ी कि आदमी झूठ ही झूठ बोलता है, तो सच भी बोलता है। जहां उसको सच बोलने से फायदा लगता है वहां सच बोलता है, जहां झूठ बोलने से फायदा लगता है वहां झूठ बोलता है। वो तो फायदे के चक्कर में बोलता है दोनों चीजें। अगर उसको आप सारे फायदे सच बोल के ही दे दो तो झूठ नहीं बोलेगा। बोलोगे चोरी करता है, इसमें सुधार करना है। भाई चोरी भी वो कोई फायदे के लिए ही करता है। अच्छा, हत्या करता है, हाँ तो हत्या भी कोई फायदे के लिए करता है। 420 करता है, वो भी कोई फायदे के लिए ही करता है। जितने तरह के आप अपराध उसको बताओ, वो सारे के सारे अपराध वो या तो किसी लाभ की इच्छा से या कहीं फंस रहा होता है, वो माने उससे जो उसको नुकसान होगा उस नुकसान से बचने के लिए वो झूठ बोलता है या इतने सारे इलीगल तरीके अपनाता है। तो ये पहले वाला जो मत है ये तो किसी काम का निकला नहीं कि भाई आदमी सुधारो। एक तो आदमी में सुधारने जैसा कुछ है नहीं, और अगर सुधारने चलोगे भी तो इसका कोई स्टार्टिंग बिंदु नहीं है, कोई प्रारंभिक बिंदु नहीं है कि शुरुआत किससे करोगे और कौन करेगा, किसको अथॉरिटी दोगे कि भाई तुम शुरुआत करो, हम तुम्हारी अध्यक्षता स्वीकार करते हैं, तुम हम में जो सुधार करने की बात करोगे हम करेंगे। क्योंकि अभी आपको उदाहरण में बताया, और ये आप पूछ के देख लेना, आप अपने आसपास पूछ के देख लेना सबसे कि भाई आप खराब आदमी हो कि अच्छे आदमी हो। आपको 98-99% लोग यही बोलेंगे कि भाई कोई खराबी नहीं है, और कोई हल्की फुल्की कोई खराबी बोलेगा अभी तो उसको वो जस्टिफाई करके बता देगा कि भाई इस कारण से है, मैं तो नहीं हूं ऐसा आदमी, मैं चोर नहीं हूं पर मुझे इस मजबूरी में चोरी करनी पड़ती है, मैं मर्डरर नहीं हूं, भाई मैं नहीं उसका मर्डर करना चाहता था पर कोई चारा ही नहीं था इससे बचने का, मैंने कर दिया। वो ऐसे करके जस्टिफाई कर लेगा। तो ये वाला मत तो बेकार है, मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं है। अब एक दूसरा, तो ये मिश्रित वाला मत भी इसी के साथ गिर जाता है कि नहीं कुछ आदमी में सुधार करो, कुछ व्यवस्था में सुधार करो। आदमी में तो बात ही खत्म हो गई है। तो पहला मत गया और ये मिश्रित वाला मत भी गया, इसमें भी कोई जान नहीं है। अब एकमात्र चीज बची है, वो है व्यवस्था। कि क्या व्यवस्था में सुधार किया जा सकता है? हाँ, इसके लिए सब लोग तैयार हो जाएंगे। और प्लस आप अगर ऐसी कोई व्यवस्था रखो जो सबको सब कुछ देने की बात करती हो, जैसे मैंने एक व्यवस्था लिखी है जिसका नाम है संपूर्ण समाधान, उसका लिंक आपको नीचे जो कमेंट्स हैं उनमें आपको लिंक मिल जाएगा इस पुस्तक का, और यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट यूट्यूब चैनल है उसका, वहाँ सारे वीडियोज, और ये किताब वहाँ ऑडियो में भी पढ़ी है, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, वहाँ सुन सकते हैं, बहुत सारे वीडियोज हैं वहाँ। और इसी फेसबुक पर इसके वीडियो वाले कॉलम में जाएंगे तो कम से कम 60-70-80 वीडियोज हो गए होंगे, और
इनमें भी सारी बातें मैंने ऐसे ही एक्सप्लेन करी हैं जैसे मैं इस बात को अभी आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है कि व्यवस्था में सुधार का। और व्यवस्था में भी कैसा सुधार? व्यवस्था में ऐसा सुधार कि आदमी के जीवन का जो उद्देश्य है क्या है कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति करते जाना। ऐसी व्यवस्था बना दो कि सबकी इच्छाओं की पूर्ति हो लगातार, तो आदमी वही चाहता है और सब लगातार सुखी रहेंगे। तो कोई नहीं ऊट पटांग टाइप के तरीकों का इस्तेमाल करेगा या बुरे तरीकों का इस्तेमाल करेगा। फिर सब प्रेम, दया, करुणा, अच्छा व्यवहार, ये सब अपने आप आ जाएगा उसमें। झूठ, कपट, ये जितनी भी सारी नेगेटिविटी है, इनका कारण ही नहीं बचेगा पैदा होने का। क्योंकि ये तो हम कब करते हैं? जब हमारे अंदर इनके लिए जरूरत पैदा होती है कि भाई ये हम करेंगे तो इससे हमें लाभ होगा। जब सारे लाभ हमें ऐसे ही सदव्यवहार करते हुए ही मिल जा रहे हैं स्वाभाविक रूप से, तो फिर उन व्यवहारों की शुरुआत ही नहीं होगी हमारे अंदर, वो विचार ही नहीं आएगा, वैसी इच्छा ही नहीं पैदा होगी। फिर लोग बोलेंगे अच्छा इच्छाएं तो अनंत हैं और इच्छा तो आदमी बुरी बुरी भी करता है। नहीं भाई, ये जो बुरी इच्छा की आप बात कर रहे हो, ये खराब स्थिति में करता है। जैसे आदमी लीगल ढंग से पैसा नहीं कमा पा रहा जो आदमी, तो अब वो उसके अंदर विचार आएगा, अब वो कोशिश करेगा कि मैं चोरी करके पैसा कमा लूं। तो अब ये चोरी करने की इच्छा पैदा होगी, तो ये तो मजबूरी वाली इच्छा पैदा हुई ना, ऐसा वो चाहता थोड़ी ना है खुद। तो ये जितनी भी सारी खराब खराब वाली इच्छाएं हैं, ये तो खराब व्यवस्था की वजह से पैदा हो रही हैं। जैसे ही आप सही व्यवस्था आप डाल देते हो, तो ये खराब वाली इच्छाएं तो आदमी में पैदा ही नहीं होंगी, स्टार्ट ही नहीं करेंगी। केवल अच्छी अच्छी वाली इच्छाएं पैदा होंगी। अच्छी अच्छी वाली मतलब जिससे उसको अपना व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक सुख होते हैं, बस वही वाली इच्छाएं होंगी। और उनकी पूर्ति में क्या प्रॉब्लम है भाई? उन्हीं के लिए तो सारी व्यवस्था, ये सारा सब कुछ, इतना बड़ा आयोजन सब कर रहे हैं, नहीं तो काय के लिए कर रहे हैं? वो बोलते इच्छाएं तो अनंत होती हैं, ये तो कभी खत्म ही नहीं होंगी। अरे तो भाई इच्छाएं खत्म क्यों करनी है? इच्छाएं खत्म करोगे तो जियोगे काय के लिए भाई? जब तक आप जब से आपका जन्म हो रहा है और जब तक आप जिंदा हो, बूढ़े होके मरने की स्थिति नहीं हो जाती, तब तक तो इच्छाएं होनी चाहिए ना। अगर इच्छा नहीं होगी तो जी किस लिए रहे हो? फिर ये व्यवस्था काय के लिए बनाने की बात कर रहे हो? आदमी में सुधार करने की जरूरत काय के लिए महसूस कर रहे हो? आदमी में सुधार मतलब क्या? माने मेरी वजह से किसी दूसरे की इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, मैं उसकी इच्छाओं में रुकावट पड़ जा रहा हूं, या मैं उसके लिए दुख का कारण बन जा रहा हूं। इसी बात को तो वो बोल रहा है कि मैं गंदा आदमी हूं, मैं खराब आदमी हूं, मेरे अंदर सुधार की जरूरत है। इतनी सी बात ही तो मुझे ये सर्टिफिकेट दे रही है कि मैं खराब आदमी हूं, उसकी इच्छाओं की पूर्ति में रोड़ा बना हुआ हूं। यही ना? तो व्यवस्था इसीलिए तो बनाई जा रही है कि सबकी जितनी भी इच्छाएं हैं जिनसे उनको सुख मिलता है, वो सारी की पूरी वो ऐसी व्यवस्था से उन सबको मिलती रहे कि एक आदमी का जो जीना है वो दूसरे आदमी के लिए दुखदायक ना बने। एक ऐसी व्यवस्था जो कि मैंने लिख दी है संपूर्ण समाधान नाम की किताब में, तो वो आप यहाँ से फ्री में डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। और कई अनजाने में कुछ लोग ऐसा ब्लेम लगाते हैं कि मैंने किताब इसलिए लिखी है कि मैं उन्हें बेच के पैसे कमाना चाहता हूँ। हालांकि आज की व्यवस्था में ये कोई बुरी बात नहीं है। लेखक बनना, इसको प्रोफेशन बनाना, इससे पैसे कमाना कोई बुरा तो है नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ फ्री में दे रहे हैं। हाँ, पेपर वाली जो किताब है वो तो आपको खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि मैं कहाँ से दूंगा, उसमें तो पैसा लगता है। तो वो फ्लिपकार्ट पर डाली हुई है, उनका जो भी खर्चा होता है वो मांगते हैं अपना। पीडीएफ की किताब फ्री है, ऑडियो यूट्यूब में फ्री है पूरा का पूरा। 2 किताब मैं अभी तक लिख चुका हूँ, दोनों फ्री मिल रही हैं। तीनों, इंग्लिश की भी आ गई है, रशियन की भी आ गई, चारों, और अभी कई भाषाओं में आने वाली है वो उसका ट्रांसलेशन। हर भाषा में आपको पीडीएफ फ्री मिल रहा है, फ्री मिलेगा। इस संगठन से जुड़ने के लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है।
आप जिस भी प्रकार से सहयोग करना चाहते हैं आपकी इच्छा है, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। आपकी अपनी इच्छा, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या स्थिति है आर्थिक रूप से, आप किस प्रकार का हेल्प करना चाहते हैं, ये आपसे बेहतर कौन जानेगा। कोई दूसरा कैसे इस बात को तय करेगा। इसीलिए ये बात आपके ऊपर छोड़ी हुई है कि आप कुछ ऐसा लगता है आप चाहिए इसका सहयोग कीजिए, क्योंकि ये सबका एम है जीवन का। तो ये सामाजिक कार्य है, ये कोई किसी का व्यक्तिगत कार्य नहीं है कि एक आदमी तय करेगा इस बारे में, नहीं, ये सब अपने अपने लेवल पर सब तय करेंगे। तो अब ये बात आपको ठीक से समझ में आई गई होगी कि आदमी केवल रिस्पॉन्ड करता है। क्या करता है? जैसी व्यवस्था होगी आदमी की वैसी अवस्था हो जाएगी। अगर व्यवस्था इस प्रकार की है कि वो केवल 10% लोगों को ही लीगली धन कमाने का तरीका उसमें स्पेस देती है, तो उस 100% जनता में से कोई भी 10% जनता ही लीगल ढंग से कमा पाएगी। बाकी 90% जनता को कोई ना कोई इलीगल तरीका रखना पड़ेगा, और या तो गरीबी में जीना पड़ेगा, उसको सहन करना पड़ेगा। दोनों ही अवस्थाएं खराब है। आप इलीगल ढंग से करते हैं वो भी खराब है, क्योंकि उससे बहुत परेशानी फैलती है, और आप नहीं करते हैं ये भी खराब है, क्योंकि फिर आप गरीबी में जीने को मजबूर होते हैं। ये भी तो कोई जिंदगी नहीं है। आप खुद सोचो, आपने जब जब भी खराब व्यवहार किया होगा, या आपसे जब जब भी खराब व्यवहार हुआ होगा, तो कोई ना कोई मजबूरी में ही हुआ होगा। उसकी शुरुआत देखोगे वो कहां से शुरू हुआ, तो देखोगे कि किसी की मजबूरी से वो शुरू हुआ होगा, और फिर उसमें रिएक्शन शुरू हो जाती है। जैसे मैंने कोई मजबूरी में आके कुछ बात से आके आपको गाली दे दी, अब आपने मेरे एक गाली के बदले 4 गाली दे दी। अब जो लोग मुझे चाहते हैं उनको ये बुरा लगा, वो भी इस लड़ाई में शामिल हो गया, अब उन्होंने 6 गालियां दे दी। आपके परिवार वाले भी आगे 25 गालियां दे दी। अभी शुरू कहां से हुआ था? शुरू देखेंगे तो आपको दिखेगा कि किसी नुकसान और लाभ से ही शुरू हुआ होगा। कोई लाभ हानि से शुरू हुआ होगा ये मामला, और अब कहां पहुंचा जा रहा है? धीरे धीरे लठ पिटाई तक, मर्डर तक, रेप तक, ये सब चला जाएगा कहीं तक भी। तो अगर ठीक व्यवस्था होती, आपका लाभ आपको सारा मिल रहा होता, मुझे लाभ मेरा सारा मिल रहा होता, तो मामला ही शुरू नहीं होता। बुरे व्यवहार का, बुरे रिस्पॉन्डिंग का मामला ही नहीं स्टार्ट होता है, शुरू ही नहीं होता। इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये जो संपूर्ण समाधान की व्यवस्था है, ये इस प्रकार की व्यवस्था लिखी है कि इसमें कोई भी समस्या स्टार्ट ही नहीं करेगी, उसका प्रारंभ ही नहीं होगा, वो शुरू ही नहीं होगी, शुरुआती बिंदु ही शुरू नहीं होगा उसका। ऐसा नहीं कि उसका समाधान आपको अलग से करना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी बिठा के और पुलिस और फौज बिठा के, ना, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसा कोई व्यवहार करेगा ही नहीं, जड़ से ही उसका समाधान है। जड़ से समाधान है उसका पूरी तरह से। और जूलियाना जी हैं, उन्होंने इस बुक को रशियन में ट्रांसलेट किया है, वो भी मैं देख रहा हूँ कि वो हैं इस पर। तो जूलियाना जी इज translated this book in Russian language, and she distributing therefore now for their friends, and knowing personality, and slowly this will start there also, the discussions, the things together. तो आज की चर्चा से आप समझ गए होंगे कि आदमी में सुधार वाली बात का कोई तुक ही नहीं बनता कहीं पर भी। वो ऑप्शन ही नहीं है एक्चुअल में, वो फर्जी ऑप्शन है। वो मतलब एक ऐसा ऑप्शन है जो लोग बिना सोचे समझे बोल रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है एग्जीक्यूट करना, जिसको इम्प्लीमेंट किया ही नहीं जा सकता, जिसका स्टार्टिंग बिंदु ही नहीं है कोई भी। क्योंकि सुधार आदमी खुद में ही कर सकता है, दूसरे में नहीं कर सकता, खुद में ही कर सकता है। और खुद में
तो वो तब करेगा ना जब उसकी चारों चारों तरफ की अवस्थाएं ठीक हो, उसको जरूरत ना पड़े। अब जब उसी को समझ में आ रहा है कि वो सारा गलत व्यवहार मजबूरी में कर रहा है, तो क्या सुधार करेगा इसमें? कैसे सोचेगा वो सुधार करने की? मतलब मान लिया मेरा बच्चा बीमार है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या अच्छा व्यवहार करूंगा कि इस दुनिया के किसी के भी आदमी के साथ में, किसी डॉक्टर के साथ, किसी हॉस्पिटल वाले के साथ क्या अच्छा व्यवहार करूंगा? कैसे करूंगा? मैं तो एटीएम तोड़ूंगा ना जाके, या अपनी बिटिया को मरते हुए देखूंगा क्या, या बीमारी में तड़पते हुए देखूंगा? उसको शिक्षा की स्थिति नहीं हो रही है, उसको ठीक से भोजन नहीं है, ठीक से कपड़े नहीं है, तो उसको मैं ऐसे ही उदास और ऐसे ही जीते हुए देखूंगा क्या? लानत नहीं है, लानत नहीं होगी मुझ पर पिता के रूप में और पति के रूप में और बेटे के रूप में? अगर उनकी सुख सुविधाओं का मैं ख्याल नहीं रखूंगा तो क्या ये अच्छा व्यवहार होगा? क्या वो मुझे एक अच्छा पिता, अच्छा पति और एक अच्छे बेटे के रूप में देख पाएंगे क्या? तो मैं अगर कमाने का प्रयास करता हूं दूसरे तरीकों से, क्योंकि लीगल सारे तरीके तो 10-15% लोग ही कर सकते हैं और वो ऑक्युपाई कर चुके हैं। मान लिया वो मुझसे उन मामलों में ज्यादा बुद्धिमान है, वो जगह उन्होंने घेर ली, अब 85% में मैं आता हूं और वहां मेरे लिए अब कोई जगह नहीं है, तो अब मेरे पास में दो ही तरीके बचते हैं, या तो मैं 2 नंबर के काम करूं और उससे पैसा कमा के घर वालों की नजर में अच्छा आदमी, अच्छा पिता, अच्छा पति, अच्छा बेटा साबित हूं, उनके लिए अच्छा आदमी बनूं और समाज के लिए बुरा आदमी बन जाऊं, या समाज के लिए अच्छा आदमी बन जाऊं कि मैं कहीं ना जाऊं कहने और चुपचाप मैं खुद मर जाऊं और बच्चों को मरता हुआ और मेरे बूढ़े माता पिता और मेरी पत्नी को मरता हुआ देखता रहूं। इनके लिए मैं बुरा बन जाऊं, इनके लिए मैं एक खराब आदमी बन जाऊं। तो सही तरीका यही है कि व्यवस्था ऐसी हो जाए कि सबको सब कुछ मिल जाए, फिर ये समस्या नहीं रहेगी, फिर ये झंझट नहीं रहेगा। वही संपूर्ण समाधान में वही व्यवस्था लिखी हुई है, उसमें नए प्रकार का अर्थशास्त्र है, उसमें नए प्रकार की शिक्षा नीति है, नई प्रकार की मेडिकल नीति है, नई प्रकार की सामाजिक नीति है, नई प्रकार की उसमें पॉलिटिकल मॉडल है, माने राजनीतिक मॉडल है, नई प्रकार का सारा कुछ सब कुछ सिस्टम सेट है उसमें। उसमें फाइनेंशियली हर नागरिक इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, अपने घर में भी कोई किसी पर उसमें परतंत्र नहीं होगा किसी भी तरह से, पूरी स्वतंत्रता के साथ उसका जीवन होगा। उसको जो एजुकेशन चाहिए, जितनी चाहिए, जब चाहिए, वो उसको उपलब्ध रहेगी। जो रोजगार चाहिए वो रोजगार उसको उपलब्ध रहेगा। जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, सुख सुविधाएं जो चाहिए सारी उसको अवेलेबल रहेंगी। सुरक्षा, मेडिकल, खेल, जिम, सब कुछ, घर, फैमिली, परिवार, सब कुछ सबके लिए। अब ये कैसे होगा, ये पूरी व्यवस्था उस पुस्तक में लिखी है, यहाँ थोड़े में नहीं समझा सकते। और दूसरे वीडियोज में समझाते ही हैं, तो आप दूसरे वीडियोज देखेंगे जो इन चीज़ों के ऊपर है, अर्थशास्त्र के ऊपर के जो वीडियो हैं वो आप देखें तो उनमें अर्थशास्त्र में क्या चेंजेज है, पॉलिटिकल शास्त्र में क्या चेंजेज है, ये सब चीज़ें आप उसमें देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे। जैसे इसमें पॉलिटिकल व्यवस्था इस प्रकार की है कि 24 घंटे, मतलब सदैव जो सत्ता की पावर है वो जनता के हाथ में रहेगी 24 घंटे। ऐसा नहीं आज की तरह 5 साल में 1 मिनट के लिए आपके पास आती है और फिर वो एक पार्टी से लेकर दूसरी पार्टी को आप अपनी पावर दे देते हैं और फिर 5 साल के लिए बैठे रहते हैं उनके मोहताज बने हुए। नहीं, पूरे हमेशा सत्ता की पावर जनता के हाथ में रहेगी। इसमें जो पॉलिटिकल मॉडल है, हमेशा ही जनता मालिक बनी रहेगी, धरातल पर मालिक बनी रहेगी। केवल संविधान में नहीं, धरातल में। संविधान में तो अभी मालिक बनी हुई है, लेकिन अभी मालिक है कौन? अभी मालिक है प्रधानमंत्री और मंत्री लोग, जो संसद है वो अभी मालिक है। अभी जनता मालिक नहीं है। जनता बस 5 साल में 1 मिनट के लिए मालिक बनती है बस। उसमें जनता 24 घंटे हमेशा मालिक रहेगी।
अर्थशास्त्र कैसा है कि इसमें किसी का कोई मूल्यांकन नहीं है आर्थिक रूप से, सबको सब कुछ मिले उस प्रकार का वो अर्थशास्त्र है और बड़े आराम से मिल जाएगा। तो इसमें डिटेल में जाने के लिए आपको दूसरे वीडियोस देखिए या किताब पढ़िए, बुक पढ़िए। और अभी हम लोग 1 फरवरी से एक शिविर करने जा रहे हैं, ऑनलाइन शिविर ही है, फ्री है, कोई एंट्री की कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम फ्री है टोटल। 1 फरवरी से शुरू होगा 21 फरवरी तक, और उसमें वो संपूर्ण जीवन दर्शन के ऊपर पूरा है। वो ज्यादातर उन लोगों के लिए है जो इस दुनिया को, खुद को, ये ईश्वर क्या है, ये ब्रह्म क्या है, ये आत्मा क्या है, ये व्यवहार क्या है, ये आदमी क्या है, ये क्यों व्यवहार करता है, ऐसा किस लिए करता है, क्या करता है, क्या चाहता है, जीवन का क्या उद्देश्य है, इसकी अवस्थाएं कितनी हैं, वो अवस्थाओं को कैसे जाना जाए, उनका आपस में क्या संबंध है, इस सारे प्रकार के माने जीवन से संबंधित सारा ज्ञान जो है पूरा का पूरा लॉजिकली वहाँ पर आपको 21 दिन में अलग अलग टॉपिक को रख के वहाँ पर ये बताया जाएगा। हर दिन एक टॉपिक होगा, आधे से 1 घंटे का लेक्चर होगा, और बाकी का जो समय है वो प्रश्नोत्तरी के लिए होगा। आप उसमें जो भी आपको सवाल उठते हैं वो आप लिखते रहिएगा और वो आप पूछते रह सकते हैं। तो उसके लिए एक शिविर चलेगा 1 फरवरी से लेके 21 फरवरी तक। उसका लिंक वगैरह अभी उसका सब बना के डाल देंगे, तो उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, सब फ्री है। जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे केवल उन्हीं की एंट्री उसमें होगी, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा कोर्स है 21 दिन का, तो इसमें कहीं बीच में से एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि बीच में समझ में नहीं आएगा अगर पीछे का निकल गया होगा। तो जिनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, इसका आईडी पासवर्ड उन्हीं को भेजेंगे, तो वही इसमें एंट्री कर पाएंगे। तो इसलिए जिनको भी इसमें इंटरेस्ट हो वो इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अभी या अगले उसमें आपको वो मिल जाएगा, उसका पूरा मैसेज एक पीडीएफ के साथ में, जिसमें कंटेंट होगा कि किस बात पे है, क्या है और किन को संपर्क करें, आपको ये सब सूचना उसमें मिल जाएगी। तो ये चीज़ें, तो आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आज का जो मुद्दा है कि आदमी सुधारें कि व्यवस्था सुधारें, क्या सुधारें। तो आदमी में दूसरा कोई सुधार सकता ही नहीं है, उसकी कोई संभावना बिल्कुल नहीं है। जो थोड़ा बहुत कोई सुधार समय समय पर आदमी को अपने अंदर करना होता है, वो उसको खुद ही समझना होता है। अगर खुद उसको समझ में आता है तो वो खुद कर लेता है, पूछ के कर लेता है, अगर उसको करना कैसा है नहीं पता है। आप देख ही रहे हैं ना, इतने सारे साधुओं के पास जो लोगों की भीड़ लगी रहती है, मौलवियों के पास लगी रहती है, काहे के लिए लगी रहती है? वो इसीलिए लगी रहती है कि उन्हें कोई अपने अंदर कोई खराबी दिखती है, तो वो वहाँ जाके बार बार पूछते हैं कि महाराज क्या करें, कैसे करें। अब वो जो भी तरीके बताते हैं, चाहे वो तरीके उठपटांगी हों के नमाज पढ़ो, प्रार्थना करो, पूजा करो, मंत्र जपो, ध्यान करो, इससे तुम सुधर जाओगे, बेचारे लोग कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं कोई सुधार होता। क्योंकि एक्चुअल में तो कोई सुधार करने जैसी कोई चीज है नहीं ना एक्चुअल में, तो सुधार किस में होगा? और कोई लोग वैसा सुधार करते हैं, कोई सन्यासी बन जाता है घर छोड़ के, अब ये कोई सुधार है? बीवी को छोड़ गए, बच्चों को छोड़ गए, माता पिता को छोड़ गए, बिलखते हो, ये काय का सुधार हो गया? समाज को छोड़ जाएगा और वहां क्या करेगा? वहां एसी चाहिएगा, कपड़े चाहिएंगे, खाना चाहिएगा, बिस्तर चाहिएगा, वहां सब कुछ चाहिएगा। वहां कौन देगा तुम्हें? यही समाज देगा जिसको तुम छोड़ कर गए हो। इसी पर बोझ बन जाओगे वहां जाके और बोलोगे कि तुम सुधरे हुए हो और ये बिगड़े हुए हैं, और ये सुधारने का ठेका लेंगे इस समाज को जिसके खाने पर खुद पल रहे होंगे ये। आप सोचो कैसी विडंबना है। मतलब तुम्हारे ही खाने पे मैं पलूंगा, तुम्हारे ही कपड़ों को मैं पहनूंगा, तुम्हारे ही दिए हुए पैसों के एसी गाड़ी और सब में घूमूंगा, और तुम्हें ही सुधारूंगा मैं? आप बताइए, ये हालत हो रखी है। मैं अथॉरिटी बनूंगा कि मैं आपको सुधारूं। और मैं जब इस गृहस्थियों का हिस्सा था, तब मैं अपने आप को सुधार नहीं सका, और सुधारा क्या कि मैं साधु बन गया।
ये सुधार हो गया, और वहां से अब उपदेश सुनाता हूं कि सुधर जाओ। तो थोड़ा बैठिए, सोचिए, समझिए थोड़ा। आदमी में कुछ नहीं है ऐसा कि उसमें कुछ सुधार करना है। आदमी ठीक ही है भाई, आदमी सुखी रहना चाहता है यार। कोई कोई अपराध है क्या सुखी रहना, ये बताइए। तो ऐसी चीजों की तरफ सोचिए, चलिए, समझिए कि जिससे सबको सब कुछ मिले, किसी को कोई बुरे तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर ना होना पड़े, सबको सही सही तरीके से ही सब कुछ मिल जाए, बस यही है। और इसी को व्यवस्था का सुधार करना बोलते हैं। और व्यवस्था सुधारने के लिए सब लोग एकजुट भी हो सकते हैं। लेकिन आप उनको बोलोगे कि आपको सुधार करना नहीं, एक भी नहीं आएगा सामने, और है भी नहीं कुछ सुधार करने का। अब वो अगर आपके कहने में आ भी जाएं, जैसे आ जाते हैं, जग्गी वासुदेव बोल रहे हैं जैसे, जो सदगुरु हैं, कि भाई आओ, तुम सब में खराबी है, तुम सब में अनंत इच्छाएं पैदा हो रही हैं, तुम सब जो है पापी हो, आओ मैं सुधारूंगा, मैं तुम्हारा मोक्ष करूंगा, मैं तुम्हें भगवान तक लेके चलूंगा। लोग पहुंच भी जा रहे हैं वहां पर। भाई कहाँ, हर आदमी तो किसी न किसी साधु के दरबार में बैठा है जाके। तो फिर ये भ्रष्टाचार कर कौन रहा है, फिर ये अपराध कर कौन रहा है, फिर ये सारे चीजें कर कौन रहा है? क्योंकि हर आदमी तो, कोई तो चर्च में बैठा है, कोई तो मस्जिद में बैठा है, कोई तो मंदिर में जाके पूजा पाठ कर रहा है, कोई तो साधुओं के पास जाके कर रहा है। तो भाई, तो अब बचे नास्तिक। नास्तिक बचे ना, तो वही सारे अपराध कर रहे हैं क्या? वही हैं सारी समस्या की जड़। ऐसा तो कुछ है नहीं है। जितने जेलों में अपराधी हैं वो तो आपको हर प्रकार के मिलेंगे, नास्तिक भी मिलेंगे, आस्तिक भी मिलेंगे। भाई दोनों ही मजबूरियों में करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो इन सब चीजों को थोड़ा देखें, समझें, और अपना मत बनाएं कि भाई व्यवस्था सुधारने की तरफ आपका मत है, या आप भी आदमी को सुधारने के चक्कर में जा रहे हो। क्योंकि सोच समझ लो कि अगर आदमी को सुधारने के चक्कर में जा रहे हो तो सबसे पहला सवाल आप ही पर लगेगा कि हाँ जी, आप में क्या कमी है और आप कैसे अपना सुधार करोगे, थोड़ा बता दो। आप कुछ नहीं बता पाओगे उस समय। हम लोग जियो मीट पे ये सारी बातें करते ही है ना, वहां पे कभी कभी आ जाते हैं ऐसे लोग जो बोलते हैं आदमी में सुधार करना है। उनको पूछ लेते हैं, भाई आप में क्या, आप अपने अंदर क्या ऐसी खराबी देख रहे हो? बोला नहीं नहीं, हमें तो कोई खराबी नहीं है। तो फिर किसमें खराबी देख रहे हो? बोले सारी दुनिया में तो खराबी है। मैं कहा आप में कभी खराबी नहीं रही बचपन से, जब से होश संभाला? बोले नहीं, मैंने तो कभी कोई गलत काम किया ही नहीं आज तक। अरे तो फिर किया किसने है? बोले बाकी तो सारे लोग कर रहे हैं। तो उनको पूछो, अच्छा जैसे क्या सारे लोग कर रहे हैं? तो उनको पूछो तो चुप हो जाते हैं, बोलते हैं अच्छा आपको नहीं मालूम है। नहीं, हमें मालूम होता तो आपसे क्यों पूछते भाई साहब, आप बताओ ना। वो कुछ विश्लेषण कर नहीं पाते, ई आ ऊ ऐसे करके रह जाते हैं। या आप में से भी कोई अगर ऐसे हैं जिनको लगता है कि नहीं आदमी कोई सुधारना होगा वहीं से करना, तो आप वो खुले में आमंत्रित है। खुले का मतलब है कि जियो मीट एक एप्लीकेशन है, और उसका लिंक नीचे हम यहाँ डालते रहते हैं। उसके आईडी पासवर्ड डालते हैं, उन आईडी पासवर्ड को उसमें डाल के आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं। पहले हमें बता सकते हैं, आप उसके वक्ता बन सकते हैं इस बात के कि आदमी को सुधारें, कैसे सुधारें, क्या करें। आपके पास कोई पूरा प्लान होगा इस बात का, तो आप वहाँ आमंत्रित हैं वक्ता के रूप में। आप आइए, वक्ता बनिए, और अपना ये जो प्रोजेक्ट है उसको वहाँ रखिए। और हम लोग को जो भी कोई क्वेश्चन वगैरह लगेगा, हम लोग आपके व्याख्यान के बाद में वो प्रश्न पूछेंगे, आप आंसर दीजिएगा। तो इससे जांच हो जाएगी आपके उस प्रोजेक्ट की, उस जो भी कॉन्सेप्ट आपका होगा कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा, क्या है, आपको भी पता चल जाएगा या हमको भी पता चल जाएगा। तो वहाँ ओपन है, वहाँ कोई भी वक्ता के रूप में आ सकता है। जिनको भी लगता है कि उनके पास कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है, आइए वहाँ रखिए। वो महीने में 15 बार होता है, इवन डेट को। अब जैसे कल होगा रात को 8 से 10 बजे। तो ठीक है, आप सभी का धन्यवाद इस चर्चा में भाग लेने के लिए, और आगे आगे और चर्चाएं होंगी उनमें भी भाग लेने के लिए निरंतर आपका धन्यवाद रहेगा।
आगे फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और टॉपिक को लेके। धन्यवाद।